अब रोजे रोशन की तरह आया हो चुकी है कि आने वाला दौर मुस्लिम लीग नून का है। पीटीआई तो अभी गवर्नमेंट में है, तो कुछ वोट थाने कचहरी के, कुछ वोट डेवलपमेंट के ले गई है। जब इमरान खान साहब आपके पास ये कुर्सी नहीं होगी, आप तो शायद 5वें नंबर पर आए उस वक्त। मुर्दों के वोट डालने में नून लीग की खास महारत है। कब्रिस्तान के ऊपर इन्होंने कमेटियां बनाई हुई हैं, पूरा मुशाहिदा रखते हैं कौन फौत हो चुका है, और जब वो फौत हो जाता है तो ऑटोमेटिकली नून लीग का मुर्दा हो जाता है। ये सोच बिल्कुल गलत है कि इमरान खान कोई दयानतदार आदमी है। उन्होंने साल से कभी अपना घर खुद नहीं चलाया। जहांगीर तरीन वाले लोग 30 लाख रुपया माहवार वहाँ दिया करते थे उसका घर चलाने के लिए। यहाँ पे आम आदमी की इज्जत तो क्या, वजीर आजम की इज्जत भी महफूज नहीं है। हमने फैसला किया है कि वजूद्दीन अहमद के ऊपर हम क्रिमिनल केस फॉर डेफेमेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं। तो हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीजें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज रॉन्ग। माई व्यू द कंट्री इज एट द मोमेंट बैंकरप्ट। नया पाकिस्तान कहाँ बनाना था, पुराने पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी हैं। अवाम की आंखों में आज खून है इमरान नियाजी, और पेशी का वक्त आ चुका है। अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज खैबर पख्तूनख्वा में 19 दिसंबर यानी इतवार के शेड्यूल्ड इलेक्शन की कैंपेन का आखिरी दिन है। मुहिम जोरों पर है, मगर बदकिस्मती से ये इंतखाबात और इसकी मुहिम भी तनाज़ात ज़्याद से बच न सकी। हुकूमती जमात पर पैसों की तकसीम के इल्ज़ामात आयद हुए, जिनकी तहकीकात बहरहाल अभी होना बाकी है। उम्मीद करते हैं कि शफ़ाफ तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा ताकि इंतखाबात का सिलसिला शफ़ाफ हो सके। इन इंतखाबात का एक और पहलू भी बहुत ज़्यादा हौसला कुन नहीं। बल्दियात के आला ओहदों के लिए भी उन्हीं सियासी खानवादों के चश्मो चिराग ही आगे आगे हैं जो पहले ही सूबे और मरकज की सतह पर सियासी मंजरनामे पर छाए हुए हैं। यूं ये कहना बेजा नहीं, बल्दियात जिसे खालिस्तन अवामी इंतखाब समझा जाता है वो भी अब अवामी नहीं रहा है, बल्कि उसी एलीट का एक और क्लब बन रहा है। इस जाविये पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। एक इलेक्शन गुज़िश्ता रोज खानेवाल में भी हुआ। दिलचस्प बात यह थी कि उम्मीदवार स्विच हुए हैं, यानी डहा फैमिली जो नून लीग की जानिब से आम इंतखाब 2018 लड़ी और नून लीग से मुनहरिफ रही, वो इस ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन लड़े और तहरीक इंसाफ के 2018 के रनर अप नून लीग का टिकट लेकर ये ज़िमनी इंतखाब जीत गए हैं। इस इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी ने बेहतर परफॉर्म किया और जनरल इलेक्शन के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा वोट हासिल किए। यही सूरत हाल लाहौर में देखी गई, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या पंजाब में रुझानात बदल रहे हैं? नवाज शरीफ मुखालिफ पीपल्स पार्टी का वोटर क्या वापस पार्टी में आ रहा है, या ये एक सीट सारे वसाइल वाली थ्योरी है? उधर जस्टिस वजीहुद्दीन अपने बयान पर कायम रहने का ऐलान कर रहे हैं। ये अपनी जगह अहम है कि हुकूमत मामला अदालत में ले जा रही है, और माजी में क्या तहरीक इंसाफ जब ऑपोजिशन थी वो इसी उसूल पर कारबंद थी कि सिर्फ इल्जाम को नशर नहीं होना चाहिए, या ये मौक़िफ़ अब का है? और शब्बर जैदी भी अब कह रहे हैं कि जो बयान उनका सामने आया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन असल सूरत हाल क्या है? इन्हीं तमाम निकात पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो हमारे साथ मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई अहमद जवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ चौधरी जाफर इकबाल साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैदर जमान कुरैशी साहब हैं। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। आगाज़ कर लेते हैं गुज़िश्ता रोज़ के इंतखाब से। अहमद जवाद साहब, लाहौर में भी यही कुछ हालात थे जो हमने खानेवाल में देखे। इलेक्शन हुआ, आपके उम्मीदवार जो आपने लिए वो उम्मीदवार थे जो नून लीग के थे जनरल इंतखाब में, वो फिर भी हार गए, और जो आपके उम्मीदवार थे जो रनर अप रहे जनरल में वो नून में जाके जीत गए। तो किस तरह असेस कर रहे हैं आप लोग अपने आप को? देखें आयशा, ये दोनों सीटें जो हैं ये तो 2018 के इलेक्शंस में पीएमएलएन की सीट्स थीं और पीएमएलएन ने दोबारा जीत ली हैं। तो एक लिहाज से तो इसमें कोई तब्दीली नहीं है। जो भी रिज़ल्ट था 2018 का वो एक लिहाज से रिपीट हो गया। हाँ, उसकी ये तफसीलात जो हैं ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हैं कि जो उम्मीदवार आपस में स्विच हो गए, तो मैं इसको कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं समझूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट जो लाहौर में भी बढ़े हैं, यहाँ पे भी बढ़े हैं, उसे मैं कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं समझता। पंजाब में अभी भी मुकाबला जो है वो पीटीआई और पीएमएलएन के दरमियान ही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अभी मैं नहीं समझता कि पंजाब के अंदर उसकी कोई
ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन है कि वो आइंदा आने वाले इलेक्शन में किसी भी सियासी जमात के लिए कोई बड़ा चैलेंज जो है वो खड़ा कर सके। अहमद जवाद साहब, पंजाब का अगर मजमूई तौर पर देखें, जो भी जितने इंतखाबात ज़िमनी हुए हैं, कौमी रहे या सूबाई रहे, पंजाब में होने वाले 29 में से 14 नून लीग ने जीते हैं, 10 PTI ने। सवाल है कि हम माजी में हमेशा ये कहते और देखते रहे हैं कि हुकूमत जो होती है उसको एज रहता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बुजदार हुकूमत को वो एज नहीं मिल पाया ज़िमनी इंतखाब में, इसके बावजूद कि आप लोग कारकर्दगी की बात करते हैं या फिर वसीम अकरम प्लस कहा जाता है और परफॉर्मेंस की बात होती है। कहीं ना कहीं PTI नून लीग के वोटर को, सपोर्टर को या उनके टिकट होल्डर्स को जैसे कहते रहे कि तकसीम हो गए हैं या छोड़ रहे हैं, दूर हो रहे हैं, वो इंटैक्ट हैं। ये आपके फेवर में नहीं जा रहा किसी सूरत? देखें, एक तो आयशा, मैं यहाँ पे इस बात की मैं क्लैरिफाई कर दूं कि 2018 के इलेक्शन के नतीजे में जो भी PTI की पोजीशन थी, चाहे वो कौमी असम्बली में है या सूबाई असम्बली में, वो मोर और लेस आज भी बरकरार है। जो इलेक्शन के रिजल्ट्स 2018 के थे वही ज़्यादातर रिपीट हुए हैं, स्वाय चंद एक सेटबैक्स हुए हैं, जैसे कि डस्का में PMLN जीती तो सियालकोट में पीटी गई, या कराची में अगर पीपल्स पार्टी जीती तो फाटा में PTI जो है उसने JUIF की सीट ले ली। तो ये चंद एक बीच में जो हैं वो 2018 से मुख्तलिफ रिज़ल्ट आए, वरना मोर और लेस वही हैं। और इसी वजह से अगर आप कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में अगर नशिस्तों की तादाद को अगर आप देखें तो वो तकरीबन 2018 के ही लेवल के ऊपर है। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी ख़ास चेंज जो है वो अवाम के या वोटर्स में सामने आई है। और यस, बाकी ये है कि देखें, आगे 2023 के इलेक्शन की तैयारी करनी है और हर ज़िमनी इलेक्शन को PTI बड़ी संजीदगी के साथ लेती है। और सिर्फ ये वजह नहीं है कि चूंकि हमने 2018 में नहीं जीता तो अब हमें नहीं जीतना चाहिए, हमें अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है। जो सीट नहीं भी जीती हमें वो सीट जीतने की कोशिश करनी चाहिए। एक आपका सवाल जो ये था कि माजी में हमेशा हुकूमती पार्टी जो है उसको ज़िमनी इलेक्शन में एक एज हासिल होता था और वो ज़्यादातर ये देखा गया था कि हुकूमती पार्टी वो इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन जीत लेती थी। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान में एक अच्छा ट्रेंड है। इसका एक ही मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करके तो इलेक्शन नहीं जीत रही, बल्कि हुकूमत में होने के बावजूद एक लेवल प्लेइंग फील्ड है और उसमें कोई भी जमात अपने वोटर की स्ट्रेंथ के ऊपर मैदान में आती है। और ठीक है अहमद जवाद साहब, आप आगे, हम वापस इसके ऊपर आते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं जिसको आप अच्छा ट्रेंड कह रहे हैं, क्या वो वाकई उसी तरीके से इस पे आएंगे? लेकिन जो आपने पहली दो बातें की हैं उसके ऊपर हैदर ज़मान कुरैशी साहब, खानेवाल में पीपल्स पार्टी के नताइज से आप मुतमिन हैं? वोट आपका बड़ा है, सिग्निफिकेंट वोट दिखता है, या लाहौर में भी नजर आया? आप वहां मौजूद रहे, हुकूमत ये समझ रही है कि आप लोगों का वोट सिग्निफिकेंट नहीं है, डजंट मैटर। इन पंजाब वो समझ रहे हैं कि नून लीग और वो मैटर कर रहे हैं। यो से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जालों को और क़यादत को यकीनन वो मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो हमारा अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री का ट्रेंड NA 133 में नज़र आया, हमने उसको एक्सीड किया है। और इंडिपेंडेंट इदारे जिस तरह पिलडैट है और इदारे हैं, उन्होंने जो डेटा भी दिया है, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कि तमाम मुस्लिम लीग नवाज का भी 2018 में 45% वोट बैंक था, जो इस वक्त जो वोट पोल हुआ है उनको 42.8% मिला है। PTI को 41.9% था 2018 में ऑफ द पोल्ड वोट्स, और इस बार 30.5% मिला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 5.7% पे थी, हम 13.5% हम ले पाए और तकरीबन 7.8% हमारा वोट बढ़ा है। और TLP ने अपना वोट भी कुछ इंक्रीज किया है। और आयशा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले बारी से वोटर टर्नआउट कम था। पिछली बारी 60.5% था इस सीट पे वोटर टर्नआउट जनरल इलेक्शन में, इस बारी 48.5% है। तो अगर कम वोटों में हमने ज्यादा वोट लिए हैं तो एक्चुअली इन रियल टर्म्स हमारा वोटर टर्नआउट बहुत ज्यादा है। और ये बात
एक पर्सपेक्टिव हो सकता है कि जी हमारे पास इस वक्त विनिंग वोट नहीं है, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जब 2015-16 के बाई इलेक्शंस हो रहे थे तो पीटीआई का भी वोट बैंक विनिंग वोट नहीं था, लेकिन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी थी। और इस वक्त जो ग्रोथ आ रही है और जिस अंदाज में लोग इस हुकूमत की पॉलिसी से नाला है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छा हिस्सा पंजाब में अपना निकालेगी और अपने ट्रेडिशनल जो हमारा वोट बैंक है उसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं मुस्लिम लीग नवाज और पीटीआई को छोड़कर उन्होंने खा वो काउंसलर्स हों, खा वो मेन इलेक्टोरल ग्रुप्स हों, क्योंकि आप आयशा आप एक चीज़ ज़रूर देखें, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि पार्टियां तो अदल बदल कर कैंडिडेट्स ने जो है अवाम को मिसलीड किया, लेकिन जो नीचे वोटर था वो ये सवाल करता था कि वो आइडियोलॉजी दोनों जमातों की, पीएमएल नवाज की और पीटीआई की, तो ये थी कि हम लोटाक्रेसी को रिजेक्ट करेंगे, हम फसली बटेरों को रिजेक्ट करेंगे। ये कैसा दौरा मियाद है। और उन्होंने हमें पोस्टर्स और इनके तकारीर सुनाई और उन्होंने इस बात को जो है रिजेक्ट किया और इसी वजह से हमारा वोट बैंक जो है बहुत रैपिडली बढ़ा और हमने एज ए तबकाती जमात। कुरैशी साहब, आप ये कह रहे हैं कि इनकी लोटाक्रेसी की वजह से आप लोगों का वोट बैंक बढ़ा। एक पीटीआई इल्जाम लगा रही है कि इस हल्के में, इस इंतखाब में मुर्दा अफराद के वोट भी पड़े हैं। आपके ख्याल में आपके पास भी कुछ ऐसा रिपोर्ट हुआ? मैं गुजारिश करता हूँ देखिए, कोई इक्का दुक्का वाकयात हैं तो वो सामने आए मीडिया के सामने, लेकिन 54 करोड़ रुपए से लगभग की ज्यादा डेवलपमेंट वर्क्स की गई और टेंडर किए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी, उसमें से कुछ टेंडर रुके, लेकिन 20-22 करोड़ रुपए की गलियां, नालियां, सड़कें बनती रही और इलेक्शन कमीशन उसको रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। आपके कैमरे, आपके मीडिया ने दिखाया कि बड़े बड़े बिल्ड बोर्ड्स इलेक्शन की जो है कोड ऑफ कंडक्ट, उसकी ब्लेटेंट वायलेशन हुकूमती तर्जमान, हुकूमती जमात की तरफ से होती रही और बेदरीग वसाइल का इस्तेमाल किया गया। मगर कुरैशी साहब, अहमद जवाद साहब तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, एक अच्छी बात है कि सिटिंग गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कर रही और ट्रेंड्स अच्छे हैं फॉर फ्यूचर। इनके कहने से क्या होता है, 6 दिसंबर को और 6 नवंबर को जब कागजात नामजदगी दाखिल हुए तो 11 नवंबर के लिए हाईवे डिपार्टमेंट का 25 करोड़ का टेंडर था जो हमने दरखास्त दी और फिर इलेक्शन कमीशन ने पूछा बुला के हाईवे डिपार्टमेंट पंजाब से कि सड़कें आप खानेवाल में बनाना चाह रहे हैं 25 करोड़ की, टेंडर सर्किट हाउस मुल्तान में खोल रहे हैं, ये क्या माजरा है। तो उन्होंने फिर उसके बाद टेंडर को गैर महीना मुद्दत के लिए मंसूख कर दिया, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के जरिए जो बहाल हो चुकी थी और वहां पर पीटीआई की जो उम्मीदवार हैं और उनके अजीज चेयरमैन थे, क्योंकि उस वक्त वो नून लीग की बल्दिया के चेयरमैन बने थे, लेकिन अब वो जब बहाल हुए तो वो पीटीआई के साथ अलाइन थे, तो उन्होंने फिर बल्दियाती फंड्स के जरिए नालियां, मतलब है कि नून लीग और पीटीआई तो कैंडिडेट्स की स्विचिंग कर रही है आपस में। अब मुझे आगे बढ़ने दीजिएगा, इजाजत दीजिएगा कुरैशी साहब। चौधरी जाफर साहब, जीत तो मिली आप लोगों को, आपकी सीट थी आपके पास रही, उम्मीदवार आपको पीटीआई से लेना पड़ा जो 18 का इंतखाब पीटीआई से लड़ा था और वोट भी % कुछ कम हुआ। कोई परेशानी है या पीटीआई की तरह आप लोग भी बहुत मुतमईन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आयशा। परेशानी सारे पाकिस्तान को है, अकेले नून लीग को या मुझे जाफर इकबाल को नहीं है। और उस परेशानी के ऊपर मुहर अभी मेरे बहुत ही प्यारे भाई अहमद जवाद साहब जो बहुत नजरियाती कारकुन हैं पीटीआई के और बड़ी जुर्रत से नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने 2-3 फिक्रे ऐसे कहे। एक तो उन्होंने कहा कोई तब्दीली नहीं आई, सारा पाकिस्तान कह रहा है कोई तब्दीली नहीं आई। जिन्होंने कहा कि बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है, ये भी उन्होंने कहा हाँ कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है। तो इस तरह हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करने की मेरे भाई ने बात की। तो डस्का इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है वो देख लें और फिर अहमद जवाद साहब बता दें कि पीटीआई और जनाब इमरान खान हुकूमती मशीनरी को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर साबका दौर में जितनी इलेक्शन पिटीशंस हैं उनमें भी कहीं कोई ऐसी मिसाल दी जा सके जिस तरह डस्का इलेक्शन में हुआ और जो पीटीआई ने किया, तो हम हाजिर हैं जिसके टहरे में खड़ा करना चाहें। हाँ, कैंडिडेट स्विच हुए, बहुत सारे नजरियाती कारकुन, बहुत सारे वोटर इस बात पे नाला हैं और रहना चाहिए। और सियासी जमातों को बशमूल मेरी जमात मुस्लिम लीग नून ऐसे इकदाम करने चाहिए कि हमें इस तरह के कैंडिडेट से निजात मिल सके और जो पार्टी के असल वर्कर हैं, जो नजरियाती लोग हैं वो आगे हैं। लेकिन
जो इंतखाबी निज़ाम है मेरे मुल्क का और जिस तरह से मुआशरती रवैये हैं वो मजबूर करते हैं पार्टीज को, और पार्टीज भी उन रवैयों के हाथों ब्लैकमेल। चौधरी साहब, कतई कलामी की माजरत आपने खुद एक्सेप्ट किया कि आपको उम्मीदवार लेना पड़ा पीटीआई का, या लिया इलेक्टेबल, इसका मतलब है हर जमात की ख्वाहिश है और बाकी बुनियादें जरूरत नहीं है। ये फरमाइएगा, ये कौन सा बयानिया जीता है फिर खानेवाल में, मरियम नवाज का मुजाहिमत का या शहबाज शरीफ का मुफाहिमत का? बहुत शुक्रिया जी। निशान क्या था जिस पे इलेक्शन लड़ा गया? सर, आपकी जमात का निशान था और शेर का, और किसका था? शेर का निशान था। पर उम्मीदवार पीटीआई से लिया था 18 का, कोई नजरियाती अपना कारकुन ना मिला। अच्छा, मैंने पीटीआई की हद तक तो कहा कि सिर्फ ये हल्का नहीं, बहुत सारे हलकों में, अभी जिस तरह हैदर जमान कुरैशी साहब ने कहा कि बहुत सारे लोग नून लीग छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं और पीटीआई छोड़कर शामिल हो रहे हैं, तो यकीनन वो कैंडिडेट्स भी होंगे। और ये मैंने कहा कि अलमिया है मेरे मुल्क की सियासत का, ऐसी लेजिस्लेशन होनी चाहिए। मैं भी ये तजवीज़ करता हूँ, मेरी जमात भी ना कर सकी कि जो पार्टी चेंज करने वाला है वो 5 साल तक कोई पार्टी ओहदा या जो है वो पार्टी टिकट ना ले सके। बराबर इंडिया में है ये कवानीन, हमें भी करने चाहिए और मानना चाहिए जहाँ नुक्स है। जहां तक बयानिए की बात है तो बयानिया एक ही है और लीडर भी एक ही है, वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। वो एक ही बयानिया, शहबाज शरीफ भी उसी के नाम से आगे चलते हैं, मरियम नवाज भी उसी के नाम से आगे चलती है और जाफर भी। तो वजीर आजम भी शहबाज शरीफ होंगे, क्योंकि नवाज शरीफ तो नाअहल है फिर उसके उम्मीदवार अगर आए तो। देखिए, वो तो 2018 में भी शहबाज शरीफ साहब नहीं होना था, और उनको किसने नामजद किया? पार्टी सदर के लिए किसने नामजद किया? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। और शहबाज शरीफ करमला कहते हैं, बबांगे दोहल कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं कि मेरा लीडर नवाज शरीफ है और मैं उसके साथ चलता हूँ। हाँ, अगर लोग अपनी खिफत मटाने के लिए, पीटीआई अगर अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, पीपल्स पार्टी मौसर कैंडिडेट नहीं ला सकी। जाफर साहब रुकिएगा, मुझे ब्रेक पे जाना है। एक, ये आपने पीपल्स पार्टी नहीं दिखा सकी, क्या पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोट बढ़ नहीं रहा? वो खुद कह रहे हैं कि अपवर्ड ट्रेजेक्टरी दिखाई दे रही है, नून लीग का वोटर जा रहा है, कोई और फैक्टर है, या आप भी समझते हैं कि जो पीपल्स पार्टी को वोट मिला है वो सिग्निफिकेंट नहीं है? देखिए, यकीनन वोटर उधर गया होगा और गया है, दोनों इंतखाबात में गया है, सबने देखा है। और लाहौर के इंतखाब में तो बिल्कुल पूरी हमायत थी। वो जो एक पेज वाले हैं, पूरा बंदोबस्त किया कि भाई ये फार्मूला चलाइए जरा कि लब्बाइक भी ना हो, हाजिर भी ना हो, गायब भी ना हो, पीटीआई भी बहुत ना बड़ी हो। बात कह रहे हैं, एक इल्जाम लगा रहे हैं। कह रहा हूं, ऑन एयर कह रहा हूं, मेरी रिकॉर्डिंग। माय गॉड, ओके, यानी पीटीआई ठीक है, लाहौर के अंदर पीपल्स पार्टी को ये वर्क बनानी है और उसके लिए एहतमाम किया गया, बहुत जोर लगा। चौधरी जाफर साहब, ये बहुत बड़ी बात है। फिर आप लोग जमहूरी जमातें कहते हैं इकट्ठी जद्दोजहद करते हैं। एक ब्रेक की इजाजत, अभी चंद महीने पहले पीडीएम में इकट्ठे थे और तरह की बातें थी। ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अहमद जवाद साहब, आप तो कह रहे थे कि अच्छा ट्रेंड है हमारी हुकूमत में होते हुए, अपोजिशन जमातें कहती हैं, अभी वो खानेवाल का भी हवाला दे रहे हैं, उधर केपीके के बल्दियाती इंतखाब में भी आप लोगों की जमात पर इल्ज़ाम लग रहे हैं। असद कैसर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, पैसों तरक्याती मंसूबों के लालच, यही कुरैशी साहब हिंट दे रहे हैं, हिंट क्या बात ही कर रहे हैं कि वहाँ पर सूरत हाल जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कागजात नामजदगी के बाद दिए गए, इसका मतलब है जहाँ जहाँ बस चल रहा है, डस्का रिपोर्ट सामने आ गई, कोशिश पूरी कर रहे हैं हुकूमत अपने तौर पर अपने इख्तियार के इस्तेमाल की। देखें आयशा, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन की एक जिम्मेदारी होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंडक्ट के हवाले से, और डस्का की रिपोर्ट में जो चीज़ें आई हैं बिल्कुल हमें इनवर्ट देखना चाहिए। अगर कोई गलतियां हुई हैं उनका एहतसाब करना चाहिए ताकि वो आइंदा ना हो। लेकिन जिस ट्रेंड के मैंने अच्छे होने की बात की थी वो तो यही ट्रेंड है कि आप हुकूमत में हैं या नहीं हैं। जब इलेक्शंस हों तो वहाँ पे फिर जो PMLN का भी नारा होता है वोट को इज़्ज़त दो, तो हम तो वोट को वाकई इज़्ज़त देना चाहते हैं, और उसमें अगर कहीं पे हम सीट भी हार जाते हैं तो कोई बात नहीं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अवाम के वोट का एहतराम किया जाए। लेकिन जो चीज़ मैंने साथ ये भी कही थी जो तब्दीली के हवाले से थी
कि हमारी जो सीटें हैं पंजाब असम्बली में भी और कौमी असम्बली में भी, उनमें कोई ऐसी खास तब्दीली कोई नहीं आई। शायद एक आध सीट की कोई हो, मेरा ख्याल है कौमी असम्बली में तो बिल्कुल ही नहीं आई। नहीं अहमद जवाद साहब, अभी मैं बात कर रही हूँ केपीके का बल्दियाती इंतखाब, जहां पैसों और तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लालच चल रहे हैं। खानेवाल में ये सूरत हाल रही, डस्का में इख्तियारात का इस्तेमाल रहा। सर, कोई जिम्मेदारी तो सियासी जमातों और कोई जिम्मेदारी तो हुकूमत की भी है ना। प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट तो गवर्नमेंट्स करती हैं। देखें आयशा, इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस का रेगुलेटर होता है, और आपने देखा लाहौर में भी कुछ जुर्माने वगैरह हुए थे अभी जो इलेक्शन हुआ है। और अगर कोई असद कैसर के हवाले से या अली मीन गंडापुर के हवाले से कोई अगर एविडेंस बेस्ड कोई चीज है तो इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसमें मैं तो इसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा अगर कोई ऐसी चीज हुई है, लेकिन ये किरदार जो है ये इलेक्शन कमीशन ने अदा करना है, ये हुकूमत का काम नहीं है। उसको इन्वेस्टिगेट करे और उनको अगर समझते हैं कि कोई एविडेंस है कि नहीं, हमारे पास तो कोई ऐसी चीज रिपोर्ट नहीं हुई। ठीक है, हैदर ज़मान कुरैशी साहब, एक अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, जो पहले बात हो रही थी कि किस तरीके से लाहौर के इंतखाबात के लिए आपके लिए प्लान सेट किया गया। दूसरा, ये आपकी जो बात को वो तो नहीं उस तरह से तस्लीम कर रहे हैं, कितना जोर पंजाब में आप लोगों को यहाँ पे लगाना पड़ा? आपने 10,000 का वोट ज्यादा लिया जनरल इलेक्शन से। खाने ये कमबैक है, कोई मैजिक हुआ है या कोई और चीज है? क्योंकि आपकी सेहत तो नहीं है पंजाब में कहीं। हमारी क्या नहीं है मतलब उस तरह से वोटर बेस नहीं है, से नहीं है, पीपल्स पार्टी माइनस है काफी अरसे से पंजाब के अंदर। जी आयशा, यही तो एक मुहिम्मा है और एक गलत फहमी है और मिसकंसेप्शन है कि हमारी वोटर बेस नहीं है। कुछ हमारी अपनी शॉर्टकमिंग्स हैं, कुछ हमारे अपने लोग नाला थे, कुछ लोग 2000 इलेक्शन में 18 में इलेक्शन में वरगलाए गए नए पाकिस्तान और तब्दीली के झांसे में। अब बहुत सारे लोग इनकी नाअहली, इनकी इनकॉम्पिटेंस और इनकी गलत तर्ज हुक्मरानी, नाकिस तर्ज हुक्मरानी के नतीजे में एवरीबडी इज रियलाइजिंग, एंड आई हैव कैंपेन्ड देयर फॉर 40-45 डेज। मैं लाहौर कैंपेन में भी गया। जो मर्जी कोई बात कर ले, हम मुतमईन हैं कि हमें हमारा वोट बैंक जो है वापस हम अपनी लॉस्ट स्पेस रीगेन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पार्लियामेंटेरियंस के प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब, उनकी वर्कर्स के साथ बड़ी ग्रास रूट तक ज़िला बाय ज़िला इंगेजमेंट्स होती नहीं हैं। हमारी जहाँ तंजीमों में स्ट्रक्चरल कमज़ोरी थी, हम उसको एड्रेस करते रहे पिछले 2-3 साल में। और ये मैं इस बात की बिल्कुल मैं नफ़ी करूँगा, जाफर इकबाल साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, तो ये जमशेद इकबाल चीमा साहब क्या हमारे आले कार थे कि उनको हमने कहा था कि अपने प्रपोजर और सेकेंडर हल्के से बाहर वाले लाओ, वो रेस से भाग गए? या टीएलपी को हमने कहा था कि आपने, और अगर यही मंत्रा था और ये सो कॉल्ड जो हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, देखिए कभी हम पे पैसे का इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी हम पे कहते हैं कि ये एक पेज है, तो फिर एक पेज इतना जल्दी फट गया कि 5 दिसंबर को लाहौर हुआ और 16 दिसंबर को टीएलपी भी बरामद हो गई, वो जलसे भी कर रही थी। और टीएलपी के कागजात नामजदगी जो हैं वो तो 4 से 6 नवंबर को पीपी 206 के दाखिल हुए और अभी आगे पीपी 241 बहावल नगर आ रहा है और हम इंशाल्लाह बल्दियात के अंदर भी अपना पूरा हिस्सा लेंगे। कुरैशी साहब, ये पीपल्स पार्टी का अपना वोटर वापस आ रहा है या आप लोग क्या समझ रहे हैं, या पीटीआई का कोई मायूस वोटर आपकी तरफ आ रहा है? नहीं, देखिए पीपल्स पार्टी का अपना वोटर वापस आ रहा है, जिसमें से बहुत सारे लोग पीटीआई में चले गए थे, बहुत सारे लोग। देखिए आयशा, जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जब ये एक तासुर होता है, तो जब आपने किसी को डी इलेक्ट करना है, जो हुक्मरान जमात होती है हमेशा, या जिनको आप वोट नहीं देना चाह रहे होते, तो आप देखते हैं कि मैं किसको वोट दूं जो उसकी नजर में, उसकी इतलात की नजर में, जो कि मीडिया है, परसेप्शन बनी हुई है बहुत सारे लोग कि जी इस जमात को हम दें, यही इसको हराएगी, तो फिर बहुत लोग उस जाविये पे वोट देते हैं। लेकिन बहुत लोग दूसरों को भी वोट देते हैं, वो नोइंगली कि शायद ये विनिंग पोजीशन में नहीं है, लेकिन वो उनकी आइडियोलॉजी, उस कैंडिडेट की शख्सियत, कैंपेन स्ट्रैटेजी, उनका क्या स्टांस रहा है मुख्तलिफ मुद्दों पे, लोकल मुद्दों पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए इसको बड़ा माइन्यूटली मैंने एक्सप्लेन किया और मैं शॉर्टली फिर दोबारा कर दूंगा। यहाँ पे एक बहुत तबका रिजेंटमेंट हुई कि हम कोई किसी के बांधे हुए हैं कि जो मर्जी आए कैंडिडेट आप बदल दें। 2 साल पहले आप ये कहें कि ये बंदा, और फिर कुछ ऐसे लोग थे जिन लोगों को जो फेस बने कैंपेन का,
उसका नुकसान हुआ। और हमने कुरैशी साहब देख लीजिएगा, ये एक एक हल्का है जिस पर आप सारा ह्यूमन रिसोर्स लगा देते हैं, सारा बजट लगा देते हैं। जब सब हल्के इकट्ठे होंगे तो फिर ये सूरत हाल नहीं बनेगी। नहीं, हम ह्यूमन रिसोर्स नहीं लगाते। हमारे लोग देखिए, पार्टी के जो भी लोग हैं बाई इलेक्शंस में पार्टी के लिए अगर उनकी कहीं जरूरत पड़ती है, और पंजाब में आपको पता है इलेक्शन आइडियोलॉजी के अलावा बहुत सारी बिरादरीज हैं, बहुत सारे और ग्रुप्स होते हैं, आपको जो है सबसे एंगेज करना है। तो कहीं किसी के ताल्लुकात होते हैं, कहीं किसी के ताल्लुकात होते हैं। ये पंजाब का कल्चर है, ये कोई आउट ऑफ स्पेस या आउट ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रैटेजी नहीं है। और जहां तक बजट की आप बात कर रही हैं, ये हमारे मिडिल क्लास के कैंडिडेट थे, हमारे ऊपर नाकिस इल्जामात लगाए गए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 से 12% जो वोट स्विंग निकली है पीटीआई से, मैंने आपको फिगर्स दी हैं, उसमें से 2-2.5% तो टीएलपी ने लिया है। अब टीएलपी की जो आइडियोलॉजी है या जो भी उनका नैरेटिव है, वो या आप कहें कि उन्होंने भी खरीदे हैं वोट या उनके भी कायदीन आगे। तो पिछले इंतखाब में भी तीसरी बड़ी जमात यहाँ से बनी थी ना कुरैशी साहब, मैं आगे चौधरी जाफर साहब नहीं बनी थी, नहीं बनी थी। हेलो एक मिनट प्लीज, हम 2018 में भी हम 3rd नंबर पे थे, टीएलपी हमसे 2000 वोट नीचे थी। प्लीज लेट्स हैव द राइट फिगर्स। तो हमने अपना वोट बैंक सब्सटैंशियली इंक्रीज किया है, 8%, टीएलपी ने 2% किया है, और दोनों जमातों ने, पीटीआई ने गो के न्यूमेरिकल टंबल्स में वोट आपकी परफॉर्मेंस थी ना, अच्छा है, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं अगर आपकी बात को समझकर और सुनकर। चौधरी जाफर साहब, वजीर इत्तलात कहते हैं कि खानेवाल वाले इलेक्शन की तहकीकात होंगी। उनके ख्याल में पीटीआई वाहिद जमात है जो पाकिस्तान के हर हल्के से अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध से बाहर अपना कोई उम्मीदवार या ताकत नहीं रखते हैं। तो आप लोग तैयार हैं खानेवाल की तहकीकात के लिए? वजीर इत्तलात कभी किसी और के वजीर इत्तलात हुआ करते थे और तब उनके लिए ये बातें कहते थे, और आज अगर उनसे पूछा जाए भाई परवेज मुशर्रफ साहब और फिर उसके बाद जनाब शुजात साहब और फिर पीपल्स पार्टी के तर्जमान रहे, तो आज किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं? कल को कहीं और होंगे, फिर और बातें करेंगे। ये एक असूल है। और आपकी जमात ही रह गई, आपने लेना है तो बता दें। जी वो बहुत अभी वो मौजूद नहीं है प्रोग्राम में। मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे जब नून लीग की हुकूमत थी 13 से 18, तो मैंने तब उनके मुंह पे ये बात की थी कि आपने बहुत कोशिश की लेकिन अल्लाह ने हमें महफूज रखा कि हम इस इल्जाम से बरी रहे, और आइंदा भी उम्मीद है कि हम बरी रहेंगे। अभी मेरे भाई हैदर जमान कुरैशी साहब बात कर रहे थे, मैं मुबारकबाद देता हूँ, पीपल्स पार्टी गेन कर रही है। उन्हें एक फेडरल मिनिस्टर साबिक जो सूबाई सदर थे पंजाब के, उनको हटा के साबिक वजीर आजम को सूबाई सदर बनाना पड़ा, और फिर उसके बाद बहुत सारी और चीजें भी साथ शामिल हैं, वसाइल का, ह्यूमन रिसोर्स का। लेकिन मुझे खुशी है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपना वोट बैंक गेन करें, और वो लोग जो भूल बसर के दिल फरेब नारों के पीछे गए थे वो वापस आ रहे हैं, तो भली बात है। अब अहमद जवाद साहब और हैदर जमान कुरैशी साहब अपनी अपनी कामयाबी और सारी बातें कर रहे हैं। बहुत मुख्तसर बात है आयशा, 2008 से लेके 13 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, और 2013 में जो पाकिस्तान था, गैस की शॉर्टेज थी, बिजली की शॉर्टेज थी, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, इकोनॉमी क्या हालत थी। 2013 में मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान मिला, और 2018 तक बिजली की शॉर्टेज भी खत्म, गैस की भी खत्म, सस्ती चीजें मिल रही थी, इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, लोग खुशहाल थे, और पीटीआई का वो नारा 3 साल में फिट गया। आज अहमद जवाद साहब भी मानते हैं कि वो तब्दीली नहीं आ सकी। तो बात बहुत सादा है कि पाकिस्तान का वोटर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस नारे को, और अभी खुद अहमद जवाद साहब ने कहा कि वो वोट को इज्जत दो की बात करते हैं। अहमद जवाद साहब आप करेंगे, इमरान खान भी चंद दिनों में ये नारा लगाएगा, और शायद आपको फिर मियां नवाज शरीफ के पीछे खड़ा होना पड़े, इसलिए कि मियां नवाज शरीफ ने 5 साल में कारकर्दगी दिखाई, और कारकर्दगी दिखाने के बाद वोट को इज्जत दो की बात की, और वो दोनों बातें जब मिलेंगी उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। ठीक है, मैं अहमद जवाद साहब आपकी तरफ आऊंगी। मुझे ये फरमा दीजिएगा, ये जो जस्टिस वजीहुद्दीन वाला मामला है, उनका जो बयान है, इसके ऊपर आने से पहले, क्योंकि आप जमात के साथ जुड़े हुए हैं, इंतजामी ओहदेदार भी हैं, कुछ बैकग्राउंड हमारे साथ शेयर करेंगे कि निकाला क्यों गया था जस्टिस वजीहुद्दीन साहब को जमात से? देखें, जस्टिस वजीहुद्दीन साहब ने एक ज़माने में उनको कुछ पार्टी की पॉलिसीज़ के ऊपर एतराज़ था, उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था पार्टी के हवाले से, और उन्होंने पार्टी छोड़ दी।
और आज उनकी तरफ से जो एक इल्ज़ाम लगाया गया वो मैं सर उनकी बुनियादी रुकनियत पहले मुअत्तल की गई थी, अहमद जवाद बड़ा ज़ाती नोयत का इल्ज़ाम लगाया गया और मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म का जो कल्चर है ख़ास तौर पे जस्टिस वजीउद्दीन जैसे एक रिस्पेक्टेबल पर्सन, मैं उनकी अभी भी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन उन्होंने जिस तरह का इल्ज़ाम लगाया ये तो एक बड़ा मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली भी देखा जाए तो बिलो द बेल्ट है। आप किसी के ज़ाती अखराजात के बारे में आप बात कर रहे हैं, आपको कैसे पता हो सकता है किसी के ज़ाती अखराजात का। मैं भी उस पार्टी में रहा हूँ, पिछले 15 साल से रहा हूँ। मैंने भी इमरान खान को बनी गाला में उनकी एक बड़ी सिंपल लिविंग में देखा है। मैंने ये भी देखा है कि अगर इमरान खान किसी से कोई अगर कोई छोटी सी चीज़ भी अगर किसी ने उनके लिए ख़रीदी है तो वो उसको भी पैसे लुटा देते हैं, उसको चेक देते हैं। मैं खुद ये एक्सपीरियंस कर चुका हुआ हूँ कि जर्मनी में एक दफ़ा उन्होंने मेरे से कोई चीज़ कहा और वो कोई 40-50 यूरो की थी और वो 2 महीने के बाद उन्होंने मुझे जो है वो खुद, जिससे मैं भूल भी चुका था, और उन्होंने वो चेक मुझे दिया। इससे आप अंदाज़ा करें कि वो अपने ज़ाती माली मामलात के अंदर वो कितने पर्टिकुलर हैं, कितना डिसिप्लिन के साथ वो ये चीज़ें करते हैं। तो ये तो मेरा अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस है। अब ये जस्टिस वजीउद्दीन साहब की तरफ से अचानक ये जो बयान आया, मैं नहीं समझता कि इसके पीछे कोई अच्छी कोई इंटेंशन है। ये एक जो कि इमेज के ऊपर एक अटैक था और इसी वजह से गवर्नमेंट के जो तर्जमान है फवाद चौधरी साहब, उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि हम इसको एक डिफेमेशन केस के तौर पे अदालतों से रुजू करेंगे। अहमद जवाद साहब, जस्टिस वजी साहब अपने बयान पर कायम है, क्या इमरान खान साहब उनको हत्या इज्जत का नोटिस भेजेंगे, हुकूमत पाकिस्तान भेजेगी या आपकी जमात भेजेगी? देखें, ये कानूनी माहिरीन इस बात का फैसला करेंगे। जाहिर है कि एक ज़ाती इल्ज़ाम है, ये इमरान खान की तरफ से भी एक हो सकता है। अगर एज ए प्राइम मिनिस्टर देखें कि एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगा है तो जाहिर है कि गवर्नमेंट भी उसको टेक अप कर सकती है। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि इसके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो कानूनी माहिरीन ही दे सकते हैं और वो ही फैसला करेंगे कि अगर ये डिफेमेशन का जो केस है इसको हमने किस बुनियाद पे करना है और किसकी तरफ से करना है। मगर सर, हमने माजी के कुछ साल देखे, 2014-15 ऑनवर्ड्स ही देख लें, जब बहुत लॉन्ग मार्च, धरना और ये सब अपोजिशन करते रहे इमरान खान साहब, वो बहुत से ऐसे इल्जामात जो कि शख्सियात पर भी रहे, उस वक्त के वजीर आजम या वजीर आला पर भी इल्जामात की हद तक वो कहते रहे और वो कभी साबित ना हो सके। तो ये कोई नया तर्ज है अब, या वो वाला तर्ज दुरुस्त था, या ये एहसास हो गया कि वो तरीका गलत था? आई थिंक अगर आयशा आप रिकॉल करें तो जो इमरान खान की तरफ से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से PMLN के ऊपर या पीपल्स पार्टी के ऊपर या इनकी लीडरशिप के ऊपर जो बातें की जाती थीं, उनका ताल्लुक तो एक कुछ केसेस के साथ, ख़ास तौर पे PMLN के हवाले से, पनामा केस के हवाले से था, जो कि अल्टीमेटली फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गया। तो उसमें मेरा ख्याल है कि एक बड़ा फर्क है। यहाँ पे हम अहमद जवाद साहब, बहुत माजरत के साथ 13 के इंतखाब के बाद ही नजम सेठी साहब पर 35 पंक्चर, जिसको बाद में इमरान खान साहब ने वो कोर्ट में भी चला गया था और सियासी बयान कहा था। अहमद जवाद साहब, वो 35 पंक्चर को लेटर ऑन इमरान खान साहब ने सियासी बयान कहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा मीडिया के अंदर हाईलाइट रहा और हर हमारे भी प्रोग्राम्स में हर जगह उसके हवाले रहा करते थे 35 पंक्चर वाले। तो इल्जाम ही था एक बहुत बड़ा ना। जी बिल्कुल, वो अदालत में भी गया, अदालत का फैसला भी उसके ऊपर आ गया और उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन भी उसमें दे दी। ठीक है, कुरैशी साहब ये फरमाइएगा कि जो जस्टिस वजी साहब कह रहे हैं वो यहां तक कहते हैं सोच ही गलत है कि ये कहा जाए इमरान खान ईमानदार आदमी है, और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि किस तरीके से उनका घर चलता था। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हद के इज्जत का नोटिस होगा, क्रिमिनल मुकदमा तक की वो बात कर रहे हैं। जिस तरीके से गुफ्तगू हो रही है, आपके ख्याल में हुकूमत दायर कर सकती है क्रिमिनल केस फॉर डेफेमेशन? इनकी जमात को जाना चाहिए लीगली देखा जाए, या इमरान खान साहब इन पर्सन? अच्छा, पहली बात तो यह है कि फवाद चौधरी साहब के हवाले से एक बात जाफर इकबाल साहब ने की, दूसरी मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। वो वजीर इत्तलात हैं
उनको जो इतलात मिलती हैं वो एज अ पोस्टमैन डाकिया वर्बली कौम को बताते हैं, क्योंकि उन्होंने यही स्टांस इलेक्शन कमीशन में लिया था जब उनको और आजम सवाती साहब को बुलाया गया था कि आपने तो बहुत बातें की आके हमारे खिलाफ। तो उन्होंने कहा जी मैं तो डाकिया हूँ, मैंने तो वो बताया जो काबीना ने मुझे कहा। तो उनकी जो बात है उसको इतना आप संजीदा ना लें और वो हर वक्त जब जिस जमात में रहे हैं वो इस किस्म की इतलात की बुनियाद पर बयान दे देते हैं जिनका ग्राउंड से कोई ताल्लुक नहीं होता। दूसरी बात यह है कानूनन डेफेमेशन का जो लॉ है वो शख्सियत की साख के मजरू होने के ऊपर होता है, या किसी कंपनी के मुतल्लिक अगर बात की जाए या किसी इंस्टीट्यूशन के मुतल्लिक तो फिर वो उस तरीके से। यहाँ बात वजीर आज़म पाकिस्तान की नहीं हो रही, यहाँ बात PTI के चेयरमैन की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है इमरान अहमद खान न्याजी साहब की जिनकी रहायश रमान पार्क में लाहौर में है और वो मियाँ वाली में भी उनके चीज़ें हैं और बनी गाला में भी। तो अगर कोई नोटिस जाना है अंडर द डेफेमेशन लॉ ऑफ 2000 तो उसको उनकी ज़ाती हैसियत में जाना होगा। पाकिस्तान की इदारे पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा तो इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह करे मैं दुआ गो हूँ कि वो नोटिस दें, क्योंकि जब मामला अदालत में जाएगा तो फिर वो 100 सफ़हात पर तहकीकाती रिपोर्ट जो जस्टिस वजीरुद्दीन ने एज PTI इलेक्शन कमिश्नर इन द फर्स्ट इंट्रा पार्टी इलेक्शन और वो 200-250 सफ़े की रिपोर्ट जो तस्नीम नूरानी ने एज PTI चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन द सेकंड इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और अकबर एस बाबर साहब जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में बहुत सारा मवाद पार्टी फंडिंग पे दिया हुआ है और उसमें ज़ाती नौइयत की भी चीज़ें हैं। और उसके अलावा आपको याद है उमर चीमा साहब की भी एक स्टोरी है, उन्होंने कल ट्वीट भी की कि एक शख्सियत थे, उन्होंने जब शमूलियत की तो एक बुलेट प्रूफ गाड़ी करोड़ों रुपए की आई और वो अगले दिन बली गाला के ज़ेरे इस्तेमाल शुरू हो गई और वो एयरपोर्ट पे बिल ऑफ रेडिंग पे जिनका नाम है वो आप उनकी ट्वीट में देख सकते हैं। तो ये सारे शवाहिद और सबूत जाएंगे ना, और बड़ा अच्छा हो जाएगा अगर उन्होंने अपनी जेब से अदा किए। जैसे बनी गाला में को जब रेगुलराइज कराया गया तो उन्होंने कहा जी 12 लाख काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। हमारी पॉलिटिक्स में इल्जाम लगाना सबसे आसान काम है, समझ नहीं आ सकी कि इल्जाम साबित किसको करना होता है। जब PTI इल्जाम लगाती थी तो इल्जाम लगा के कहते थे जिस पे लगा है वो साबित करे। अब इल्जाम लगाने वाले ने इल्जाम साबित करना है, जिस पे लग गया उसको अब साबित किसको करना होगा, जस्टिस वजी को या इमरान खान साहब को? नहीं, साबित तो जो जाएगा कि मेरी साख मजरू हुई है और वो शवाहिद देगा कि मेरे ऊपर ये इल्जामात लगे तो जाहिर है जो डिफेंडेंट है जो अगर वजीरुद्दीन साहब के खिलाफ है और वो एक बहुत बड़े मजे हुए कानूनदान भी थे और हाईएस्ट फोरम ऑफ द लैंड, तो उनको नहीं मालूम कि उनका कोई भी जो बयान है अगर उसको एविडेंशियल बैकिंग नहीं है या वो उसको इवेंचुअली पाकिस्तान या लंदन या कहीं और की अदालत में साबित नहीं कर सकते तो उनको बखूबी अंदाजा है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर ये मामला अव्वल तो ये जाएंगे ही नहीं, ये बात आप नोट कर लें। और अगर ये नहीं जाएंगे कोर्ट। वैसे एक खबर अभी मीडिया में शाम में रिपोर्ट हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने वुज़रा से कहा है कि वो कमेंट्स नहीं करें जस्टिस वजी के स्टेटमेंट पर, इसलिए कि सारा कुछ खुल जाएगा ना, और ये तो पता नहीं कितनी वॉल्यूम्स खुल जाएंगी, तो वो ये नहीं करेंगे। ये सिर्फ मीडिया की हद तक में इनको कानून में ले जा रहे हैं, ये ले जा रहे हैं। मैंने तो आपको बताया है ना कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो बढ़के मारी उसके बाद वहां जाके माफी मांग ली एक वजीर ने और दूसरे ने कहा जी मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा था, मैं तो जो काबीना में और मेरे कायदीन ने कहा था मैं तो डाकिया था, मैं तो सिर्फ वो बता रहा था, तो मेरा जाती तो कमेंट ही नहीं है। तो ये चीजें हकायक पे हैं और हमें ये देखना होगा, लेकिन नहीं लगाने चाहिए इल्जामात। लेकिन क्योंकि ये लगाते रहे हैं, इस कल्चर के ये बानी है, जाती नौइयत के पर्सनल नौइयत के नहीं होने चाहिए। सियासत में कारकर्दगी और पॉलिसीज पे कमेंट होना चाहिए और हमारी जमात की कम अज कम ये पॉलिसी है। ठीक हो गया। मैं चौधरी जाफर साहब आप लोगों का भी रद्द-ए-अमल जानना चाहूंगी। जैसे अहमद जवाद साहब से पूछती, इमरान खान ने इल्जाम लगाया था शहबाज शरीफ ने 10 अरब की रिश्वत की ऑफर की, नवाज शरीफ के भारत से रवाबत है, 10 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग, 10 अरब के और बहुत से इल्जामात। आपके ख्याल में PTI सीख गई कि इल्जाम बगैर सबूत के नहीं लगना चाहिए, ये कोई और मंत्रा है? अच्छा, PTI कुछ नहीं सीखी ना सीख पाएगी। और इमरान खान साहब नहीं पेश हुए, शहबाज शरीफ साहब ने जो उनके खिलाफ फतह की इज्जत का केस किया था कोई जवाब उसमें दाखिल नहीं कराया, कुछ नहीं, माफिया मांग रहे हैं और शायद माफी मिल भी जाए अगर भले तरीके से मांगेंगे और रायबेंट का चक्कर लगा लेंगे तो माफी मिल भी सकती है, लेकिन रायबेंट जाना पड़ेगा माफी मांगने के लिए।
अभी अहमद जवाद साहब कह रहे थे कि जी वो 40 यूरो की बात की और वो दे दिया। मैं तो ये दरख्वास्त करूंगा कि इमरान खान साहब ने जो हुकूमत में आने से, वज़ीर आज़म बनने से पहले 5 साल का आप ऑडिट कर लें कि मौसूफ ने कितने सफ़र किए बैरून मुल्क के, और उन 5 साल की इनकी सालाना आमदन जो है वो 5 साल की आमदन कितनी बनती है, बनी गाला का खर्चा कितना है महाना, और वो कैसे सब कुछ पूरा होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे सारा हुआ। वजीउद्दीन साहब क्या कह रहे हैं। दूसरी बात, अभी जमान पार्क वाला जो घर है मेरे इल्म के मुताबिक पिछले साल 2 साल में हुकूमत में आने के बाद वो नए सिरे से बना है, पहला गिरा के फिर शायद बनाया गया। अहमद जवाद साहब बता सकेंगे। जी बिल्कुल। उसकी जो लागत है वो भी इमरान खान साहब की आमदन से कभी मैच नहीं करेगी। ख्वाजा आसिफ साहब ने कौमी असम्बली में एक बात कही थी और इमरान खान साहब को मुखातिब करके कहा कि जी है स्पीकर जेबा चाहूंद है, तब भी किसी ने कोई हद तक इज्जत का दावा नहीं किया था, ना किसी कोर्ट में बुलाया था। उम्रा करना हो तो जुल्फी बुखारी साहब का त्यारा हाजिर है, घूमना फिरना हो तो शौकत खानम की फंडिंग दोस्त हैं तो क्या हो गया जी, कुछ नहीं हुआ। दोस्त हैं, साथ आना जाना उठना बैठना जी ऐसे ही है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि वो दोस्तों की जेबों पे नजर रखते हैं, अपनी जेब उनकी खाली होती है। इतनी सी बात की है मैंने। मतलब आप जो उनको सीखना चाहिए वो आप लोगों को भी सीखना चाहिए। इल्जाम हो तो फिर सबूत होना चाहिए अगर आप किसी लीडर के ऊपर बात कर रहे हो। बुखारी साहब के प्राइवेट जेट में उम्रा करने गए थे, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट नाम निकलवाया था जुल्फी बुखारी साहब। ये सबूत है। तो जितने बैरून मुल्क के दौरे आप देखेंगे शौकत खानम के खाते से होंगे। अलीमा बाजी और दूसरों ने क्या वहां पे पेश किया, सिलाई मशीन, कपड़ों की आमदन। अच्छा चलें, ये मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट लास्ट कमेंट मिलों के सर, फिर वो तो वही बात होगी, वो आपसे मनी ट्रेल मांगते हैं, आप उनसे मनी ट्रेल मांगे, मतलब है वो पीटीआई इज इक्वल टू पीएमएलएन इज इक्वल टू पीटीआई वाला मामला हो जाएगा। लास्ट कमेंट अहमद जवाद साहब ये फरमाइएगा कि मीडिया ने जस्टिस वजीर जी जाफर साहब कुछ कह रहे हैं जी। मैं ये कह रहा हूँ कि यकीनन ये बात होगी, पूछा जाएगा जब वजारत उज़्मा के मनसब पे बैठेंगे, मेरे मुल्क की बागडोर संभालेंगे, तो मुझे हक है कि मैं के ज़माने कैसे बना, ये बताना पड़ेगा उन्हें। जी ठीक है। अहमद जवाद साहब, मीडिया ने जस्टिस वजीउद्दीन का बयान रिपोर्ट किया है मगर ये हुकूमत को पसंद नहीं आया। जब आप अपोजिशन में थे उस वक्त जितने इल्जामात बयानात आपकी लीडरशिप देती थी, मीडिया दिखाता था, वो यकीनन आपको पसंद आते थे। अब अगर आप हुकूमत में हैं तो आप कहते हैं कि आपके हिसाब से सोचा और बोला जाए या फिर हम खामोशी कर लें। खामोशी पसंद है, सवाल करना पसंद नहीं रहा हुकूमत में आके। नहीं आयशा, इसका ये तो हरगिज़ मतलब नहीं है। मेरा ख्याल है आप भी इस चीज़ से मुत्तफिक होंगी कि इल्ज़ामात चाहे कोई सियासी जमात लगाए, चाहे कोई मीडिया उसको नशर करे, तो उसमें सियासी जमात की भी जिम्मेदारी है और मीडिया की भी अखलाकी जिम्मेदारी है। तो इस पर अगर पीटीआई ने कोई इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क अगर रेज़ किया है तो ये तो कोई ऐसी गलत बात नहीं है। मीडिया को भी तो जब वो कोई बात करे तो किसी की ज़ात के हवाले से तो बगैर किसी सबूत या तहकीक के उसको नशर करना जो है वो मीडिया की भी जिम्मेदारी है। जवाद साहब, कतई कलामी की माजरत सर, मीडिया तो वो दिखा रहा है जो जस्टिस वजीहुद्दीन अहमद साहब कह रहे हैं, वो बोला जाए, वो रिस्पेक्टेबल हैं। 2013 में आपकी जमात के सदारती उम्मीदवार थे, आपने आगाज में गुफ्तगू में कहा कि आज भी आपके लिए रिस्पेक्टेबल हैं, और जस्टिस वजीहुद्दीन अभी भी अपने स्टेटमेंट पर खड़े हैं। अगर वो स्टेटमेंट से हट जाएंगे तो मीडिया नहीं दिखाएगा, मीडिया तो रिपोर्ट कर रहा है उनको, आपकी जमात के बानी रुकन को। तो सर कम से कम आपकी जमात की तरफ सदारती उम्मीदवार थे जिनको आप खुद रिस्पेक्टेबल कहते हैं। देखें तो आयशा, किसी के जाती अखराजात के बारे में और आप एक क्लेम करें, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो रही थी कि ये किसने साबित करना है। मेरा ख्याल है जो थोड़ा सा अगर कानून मैं जानता हूं तो जो इल्जाम लगाता है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो साबित करे। ये जिम्मेदारी हो जाएगा जितने इल्जामात इमरान खान साहब ने लगाए हैं 4 साल एक भी साबित नहीं हो सका। 40 लाख या 50 लाख जहांगीर तरीन उनको अखराजात के लिए देता था, तो अब आप साबित करें ना। दुरुस्त। एक सिर्फ आप एक इल्जाम किसी के जाती अखराजात के ऊपर लगा दें और मीडिया उसको नशर कर दे और उसके बाद के जी जस्टिस वजीउद्दीन अपनी स्टेटमेंट पे खड़े हैं, तो ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जस्टिस वजीउद्दीन क्या ये साबित कर सकते हैं जो उन्होंने इल्जाम लगाया है? वो कहते हैं कि जिस तरीके से पैर जाता है वो तो साबित करना बहुत मुश्किल रहेगा, और क्या तरीन साहब इसकी तरदीद ना करते तो क्या एक्सेप्ट कर लेते। तो एक और इल्जाम इस सियासत में मौजूद है, साबित किसे करना है ये अपनी जगह सवालिया निशान है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।